इवान धीर के पास जाएगा। ये सुन सनाया हैरान थी। वो अपने फटे आंखों से इवान को देखने लगी। तभी इवान सनाया को अपने तरफ घूरता पा उसे देख पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही है? एक तो मेरा भाई मुझे इतने सालों के बाद मिला है, फिर वो यहाँ आ गया तो मुझे उसका बहुत याद आ रहा है। इवान की बातों को सुन सनाया अपने चेहरे को अफसोस से हिलाते हुए कहती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुझे धीर का नहीं बल्कि धीर के जरिए जिसका याद तुझे सता रहा है उससे तुझे मिलना है। सनाया की बातों को सुनते ही इवान का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था, पर वो कोई जवाब ना देते हुए बस खिड़की के बाहर देखने लगा। इवान के ऐसा करने से सनाया के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर वो भी खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी उसे एक फ्लावर शॉप के सामने पीले रंग का सूट पहने बेहद ही खूबसूरत लड़की नजर आई। तो सनाया अपने मन में कह पड़ती है, आज के टाइम में इतना ट्रेडिशनल ड्रेस कौन पहनता है। अपने मन में ये कहते हुए सनाया उस लड़की को ही देखती रही जब तक कार उसके पास से गुजर नहीं गया था। कुछ ही वक्त के बाद सनाया का मुंबई वाला फार्म हाउस आ गया। जैसे ही कार फार्म हाउस के पास आ रुका, दोनों ही कार से बाहर निकल गए। वही वो आदमी दोनों का सामान कार की डिक्की से निकालने लगा और दोनों फार्म हाउस के अंदर जाने लगे। कुछ ही वक्त में दोनों अंदर गए तभी एक औरत आ दोनों को ग्रिप की। वही पीछे से आदमी सामान फार्म हाउस के अंदर आने लगा। तभी सनाया सामने खड़े अपने मेड से कहती है, ये ब्लू ट्रॉली मेरे रूम में रख देना और ये ब्लैक ट्रॉली बगल के रूम में। सनाया का ऑर्डर सुन मेड झट से कहती है, ओके मैडम। इतना कह वह मेड उस आदमी के साथ कमरे में सामान रखवाने चली जाती है। वही दोनों हो सोफे में जा पड़ जाते हैं। तभी क्या खाना है सनाया इवान से पूछने वाली ही होती है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है तो वह अपने फ़ोन को पर्स से निकाल अपने कान से लगाते हुए कहती है, हेलो। तभी उससे कॉल के दूसरी तरफ का आवाज़ आता है, मैडम सारी तैयारियां हो चुका है, आप एक बार आकर खुद से चेक कर लेती तो अच्छा होता। आदमी के इस बात को सुन सनाया गहरी सांस भरते हुए कहती है, ओके मिस्टर सिन्हा, मैं आधे घंटे में वहां आती हूँ। इतना कह सनाया कॉल कट कर देती है। तभी इवान उससे पूछ पड़ता है, तुम कहीं बाहर जा रही हो? इवान के सवाल पर अफसोस से भरा सांस भरते हुए सनाया कहती है, कल के शो में कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए मुझे जाकर एक बार चेक करना होगा। ये सुन इवान को सनाया के लिए थोड़ा बुरा लगता है। वो इस बारे में कुछ कहता इससे पहले ही सनाया फिर से कहती है, वैसे तुम भी मेरे साथ चलो, अकेले रहकर क्या करोगे? सनाया के इस बात को सुन ओवन झट से कहता है, नहीं तुम जाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। इवान के रेस्ट करने का बात सुन सनाया अपने मन में ही कहती है, बहुत अच्छे से पता है मुझे तुम्हें कैसा वाला रेस्ट करना है। अपने मन में इतना कहने के बाद सनाया खड़ी हो कहती है, तुम्हें जो भी खाना हो सर्वेंट से कह देना और अगर सर्वेंट के हाथ का ना खाना हो तो ऑर्डर कर लेना। सनाया के ये सब बताने से इवान चिढ़ते हुए कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे तू समझा रही है। इवान के बच्चों की तरह मुंह बना ये सब बोलता सुन सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, बड़ा हो गया है पर अब भी बच्चों वाला दिमाग है, दैट्स वे तुझे समझाना पड़ता है। इतना कह वो खिलखिला कर हंसते हुए जाने लगी। वही इवान उसे इस बात पर सुनाने वाला था पर उसका सुने बिना ही वो वहां से निकल चुकी थी। सनाया के जाने के बाद इवान सोचने लगा वो कैसे इवान तक ये न्यूज़ पहुंचा सकता है कि वो यहाँ आया है। इस बारे में वो सोचने लगा। वही सनाया कार का चाबी उस आदमी से ले ड्राइविंग सीट में जा बैठ कार स्टार्ट कर कार चलाने लगी। वही दूसरी तरफ जानवी पहुंची तो उसे लेट से आता देख मिस्टर सिन्हा गुस्से में भड़कते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें अपने जॉब से प्यार नहीं है, जब देखो लेट होती रहती हो। मिस्टर सिन्हा का बात सुन जानवी अपने सिर को झुका कहती है, सॉरी सर, आज कॉलेज में गणेश चतुर्थी के लिए प्रिपरेशन करना था इसलिए कुछ सामान का बुकिंग के लिए गई हुई थी। जानवी के एक्सक्यूज को सुन मिस्टर सिन्हा कहते हैं, इसी कारण मैं किसी कॉलेज स्टूडेंट को इन कामों के लिए नहीं रखता हूँ। अगर एक साथ मैनेज नहीं होता है तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। इतना कहते हुए वो बिना जानवी का कुछ और बात सुने वहां से चला गया। वहीं मिस्टर सिन्हा का डांट सुनने के बाद जानवी की आंखें हल्की नम हो गई थी। तभी एक लड़की उसके पास आ कहती है, जानवी ऐसी जगह पर ऐसे ही खड़ूस लोग मिलते हैं, तू एक कान से सुन दूसरे कान से निकल दे, वैसे भी ये काम परमानेंट थोड़ी है जो दिल से लगाना। ये सुन जानवी हामी भर देती है फिर अपने काम में लग जाती है। जानवी अपने पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ एक का दिन इवेंट्स में होने वाले किसी भी काम के लिए आ जाया करती थी। तो कल के इवेंट में जानवी का काम था कि उसे आने वाले गेस्ट को चाय कॉफ़ी या स्नैक्स देना है, तो उसे यहाँ इसलिए बुलाया गया था ताकि उसे कैसे क्या करना सब बता दिया जाए। और वो लड़की जो आज जानवी से यह बात कही थी वो अक्सर इन जगहों पर जानवी को कोई भी काम मिल जाए अपने साथ उसमें ट्राई कर लेती थी। वही दूसरी तरफ रेहान अपने केबिन में बैठ और किसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिससे वो जल्द से जल्द ही अपने सिस्टम को ऑफ करते हुए कहते हैं, तुम तो मेरे सोच से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हैकिंग के किंग को ही हैकिंग में हराना चाहते थे।
वैसे अब समझ आया तुझे, पता कैसे चला? इतना कहते हुए उसने कबीर को मैसेज कर कुछ ऑर्डर्स दे दिए। वही कबीर का फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ आया तो वो अपने फ़ोन को निकाल रेहान का मैसेज पढ़ने के बाद वो मैसेज सेंड कर देता है, ओके बॉस। मैसेज भेजने के बाद वो अपने सिस्टम पर कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसके सिस्टम में लगे उसके इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन शो होता है तो एक पल के लिए वो काम से नज़र हटा इंस्टाग्राम पर इवान का फ्रेंड रिक्वेस्ट देख कहता है, इंटरेस्टिंग। इतना कहते ही उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है, फिर वह एक्सेप्ट ना कर अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ इवान बेड पर लेते हुए ही पिज्जा खाते हुए हो इंतजार करने लगा कब कबीर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और कब वो उसे अपने लाइव वीडियो के जरिए इन्फॉर्म करेगा कि वो मुंबई में है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया, इवान इंतजार करता करता सो गया। दूसरी तरफ सनाया उस जगह पर पहुंच अपने कार को रोक कार से बाहर निकल अंदर जाने लगी। तभी मिस्टर सिन्हा जानवी की तरफ देख कहता है, लड़की फ्लावर लेकर आओ। ये सुन जानवी फ्लावर लेने चली जाती है। वही मिस्टर सिन्हा सनाया के पास जा कहता है, वेलकम मैम। इतना वो सनाया को कहा ही था कि तभी जानवी वहां आ जाती है। जब सनाया का नज़र फ्लावर शॉप पर खड़ी लड़की को यहाँ मौजूद देख वो हैरान हो जाती है, साथ ही उसके चेहरे पर हल्का मुस्कान भी छा जाता है। वही मिस्टर सिन्हा जानवी के हाथ से फूल ले सनाया की तरफ बढ़ा देते हैं तो जानवी जाने को होती है। जानवी को जाता देख सनाया उसे रोकने वाली ही होती है, तभी अपने हाथ को आगे बढ़ाए ही जानवी की तरफ देख कहता है, लड़की तुम्हें मैनर्स नहीं है बड़े लोगों को ग्रिड करने का। आदमी के इस बात को सुन जानवी मुड़ जाती है और सनाया के पास आ ग्रिड करने ही वाली होती है। तभी सनाया गुस्से से भरे नज़र से आदमी की तरफ देख कहती है, तुम्हें मैनर्स नहीं है लड़कियों से बात करने का। जब सनाया मिस्टर सिन्हा को सुनाई तो जानवी सनाया की तरफ ही देखने लगी। वही सनाया फूल देख कहती, इन फॉर्मेलिटीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। सनाया के इस बात को सुन मिस्टर सिन्हा अपने चेहरे को झुकाते हुए कहता है, सॉरी मैडम। मिस्टर सिन्हा का सॉरी सुन सनाया अपने तीखे स्वर में ही कहती है, सॉरी मुझे नहीं, जिस लड़की के साथ आप बदतमीजी से पेश आए हैं उससे मांगिए। जब मिस्टर सिन्हा ये सुनता है तो वो गुस्से में अपने होंठ का मिट्टी बॉन्ड अपने मन में ही कहता है, मैं इस सड़क की लड़की को सॉरी बोलूं। इतना क्या वो कुछ बोलना चाहता था तभी सनाया कहती है, देख कर रहे हो, मांगो माफ़ी। सनाया जब गुस्से में माफ़ी मांगने कहती है तो मिस्टर सिन्हा को आखिर में जानवी से माफ़ी मांगनी पड़ती है। सॉरी। जैसे ही ये जानवी की तरफ देख माफ़ी मांगता है तो जानवी अपने मन में ही कहती है, ये पहली बार हो रहा है जब कोई मेरे लिए अपनी आवाज़ उठा रही है। वो अपने मन में इतना कहने के बाद कहती है, इट्स ऑल। मिस्टर सिन्हा ने माफ़ी मांग लिया और जानवी ने माफ़ कर दिया तो सनाया उसे जाने का कह देती है, तुम जा सकते हो, मैं देख लूँगी। ये सुनते ही मिस्टर सिन्हा के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, वो वहां से चला गया। वही जानवी फिर अपने सिर को झुका कहती है, थैंक यू मैम। इतना कहने के बाद वो जाने को होती है तभी उसके होंठ को पकड़ उसे जाने से रोक लेती है। जैसे ही सनाया उसके होंठ को पकड़ लेती है तो जानवी अपने चेहरे को घुमा सनाया की तरफ कर देखने लग जाती है। तभी सनाया उसके हाथ को छोड़ सवाल करती है, तुम्हारा नाम क्या है? सनाया जब उससे ये सवाल करती है तो जानवी मुस्कुराते हुए जवाब दे देती है, जानवी। जानवी जब अपना नाम ली थी तो सनाया के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और अपने मन में ही जानवी का नाम लेती है, जानवी। पता नहीं क्यों पर जानवी का नाम लेते हो सनाया के होंठों का मुस्कान बड़ा होता जा रहा था। तभी उसे जानवी का आवाज़ फिर सुनाई देता है, मैम क्या मैं जा सकती हूँ? जब जानवी जाने का परमिशन मांगती है तो सनाया झट से कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो और मुझे जो भी ज़रूरत हो उसे पूरा करो। सनाया के इस बात को सुन जानवी अपने चेहरे को झुकाए ही कहती है, ओके मैम। फिर सनाया जानवी के साथ इस जगह के पूरे प्रिपरेशन को देखते हुए ही जानवी से सवाल करती है, तुम अभी क्या करती हो जानवी? सनाया के सवाल पर जानवी झट से जवाब दे दी, मैं अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। ये सुन सनाया झट से कहती है, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब, ऐसे तो पढ़ाई बहुत लॉस होता होगा। सनाया के इस बात को सुन जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, होता है थोड़ा बहुत मैडम, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जानवी के इस बात को सुनते हुए ही सनाया कहती है, वैसे ऑप्शन क्यों नहीं है, अगर बताना चाहती हो तो बता सकती हो। जानवी अनाथ लड़की है, ये सब बोल किसी का सिंपैथी गेन करना जानवी कभी नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ देर तक सोचती रही। वही सनाया उसे ही देखे जा रही थी। तभी सनाया कहती है, मुझे पता है हम आज ही मिले हैं, वैसे फिर भी तुम मुझे दोस्त समझ सकती हो। सनाया जिस तरीके से अपने साथ उसे कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश कर रही थी उससे उसे अपनी दोस्त आयशा का याद आ गया तो वो अपने चेहरे को झुकाए ही कहती है, मेरा अपना कोई नहीं इस दुनिया में,
मेरा पूरा बचपन एनजीओ में बीता है और अब मुझे जॉब करना पड़ता है ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकूं, क्योंकि एनजीओ में बहुत बच्चे हैं, सभी को वो इतना नहीं पढ़ा सकते हैं। जानवी की बातों को सुन सनाया के कदम रुक गए तो जानवी भी रुक गई। तभी सनाया उसके तरफ देखते ही अपने हाथ को आगे बढ़ा जानवी के चेहरे पर रख प्यार से सहलाने लगी। वही सनाया के ऐसे करने से पहली बार जानवी को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वो अपने नजरों को उठा सनाया के नजरों से जा मिलाई। तभी सनाया उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने अंगूठे से उसके होंठों को रब करने लगी। जानवी का होंठ बहुत ही अधिक कोमल था, उसके होंठों को छूते ही सनाया का दिल धक धक करने लगा था। वही जानवी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो सनाया के हाथ को झटक उससे दूर हो बिना कुछ कहे वहां से भागते हुए जाने लगी। वही सनाया उसे ही भागते हुए देखे जा रही थी। फिर वो उसके नजरों से दूर चली गई तो सनाया फिर अपने हथेली को देखते हुए कहती है, जो एहसास मुझे आज तक नहीं हुआ है, तुम्हारे पास आते ही होना शुरू हो गया। अब मैं इस एहसास को खुद से दूर तो नहीं जाने दूंगी। इतना कहते हुए उसके होंठों पर मुस्कान लहर जाता है और वो अपने हाथ को नीचे कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ तो रेहान अपना काम करते हुए ही अंदर आने का इजाजत दे देता है। कमिंग। रेहान का इजाजत मिलते ही दरवाजे के पास खड़ा रेहान का असिस्टेंट कबीर वो दरवाजा खोल अंदर जाने लगता है। तभी रेहान अपने काम से नजर हटा कबीर की तरफ देखता फिर अपने काम को करते हुए सवाल करता है, क्या हुआ कबीर? रेहान के सवाल पर कबीर उसके सामने खड़ा हो कहता है, सर, ध्रुव सर के लैब से कोई आया था। ध्रुव सर से ये पार्सल आपके लिए भेजवाया गया है। ये सुन रेहान कबीर के हाथ से पार्सल ले उसे खोल दिया। तभी उसे एक लिफाफे के साथ फाइल दिखा तो रेहान उस लिफाफे को खोल लेटर देख कबीर को जाने का इशारा कर दिया। फिर लेटर खोल पढ़ने लगा। सॉरी रेहान, ये उस जहर का पूरा रिपोर्ट है और मैं अब तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था। अब मैं आगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, ना ही अब तुम्हारे ऋतिक के साथ काम कर सकता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम दोनों से दूर जाने का डिसीजन लूंगा, पर जो कभी ना सोचा गया हो वही हो जाता है। मैं तुम दोनों और आयशा को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए तुम तीनों की जिंदगी यहाँ तक कि इंडिया से भी बहुत दूर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ढूंढने या कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी तुम लोगों को मेरा पता नहीं चलेगा। और थैंक यू, तुमने ऋतिक ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर बदले में मैं तो लॉयल फ्रेंड भी नहीं रह सका। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ और कभी लौटकर तुम लोगों की लाइफ में नहीं आऊँगा। सॉरी। लेटर पढ़ने के बाद रेहान के आंखों में नमी छा गई। वो झट से ऋतिक को कॉल लगा दिया। वही ऋतिक सुबह से ध्रुव का कॉल ट्राई कर रहा था, उसके बारे में पता लगा रहा था, पर उसे अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। जैसे ही उसका फ़ोन बजा वो अपने फ़ोन को झट से उठाया इस उम्मीद में, पर कॉल नोटिफिकेशन देखने के बाद ध्रुव ने उसे कॉल किया होगा। पर जब वो अपने फ़ोन को उठा स्क्रीन पर रेहान का नाम देखता है तो उसके चेहरे पर हल्का निराशा छा जाता है। फिर वो कॉल पिक कर लेता। खेलो रेहान। ऋतिक का दबा आवाज़ सुनते ही रेहान समझ जाता है वो ध्रुव को लेकर बहुत परेशान है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो ये बात कैसे बताए। रेहान को कुछ न कहता पा ऋतिक को इतना समझ आ चुका था बात बहुत गंभीर है, इसलिए रेहान उसे बता नहीं पा रहा है। तभी ऋतिक सवाल करता है, तू कुछ कह क्यों नहीं रहा है रेहान, क्या मैटर है बता। ऋतिक का सवाल सुन एक गहरी सांस भरते ही रेहान कहता है, ध्रुव में एक आखिरी लेटर भेजा है। आखिरी लेटर ये सुनते ही ऋतिक के होश उड़ जाता है। वो झट पूछ पड़ता है, आखिरी लेटर? तू ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हुआ है? उसे कोई सीरियस बात है क्या? बताओ क्या लिखा लेटर में। ऋतिक के घबराए आवाज से भरे बातों को सुन रेहान कह पड़ता है, डोंट वरी, वो ठीक होगा, बस वो इंडिया से कहीं दूर चला गया है और हमारे लाइफ से भी। उसने कहा है अब वो कभी लौटकर हमारे लाइफ में नहीं आएगा। ये बात सुन ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या बोले। उसके आंखों में पहली बार आंसू भर गया और वो उदासी से कहता है, सब मेरा गलती है। अगर मैं उसके प्यार को समझ अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दे देता तो आज वो हम लोग के साथ रहता, ऐसे छोड़कर नहीं जाता हमें। अब मैं अपनी बहन को क्या बोलूँगा? कल रात से ही मैं उसे देख रहा हूँ, ध्रुव से बात नहीं की है तो बहुत उदास है। दोनों इस बारे में ही बात किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इवान अब भी इंतजार कर रहा था, पर कबीर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके चेहरे पर गुस्सा भर गया। वो अपने फ़ोन को पटक कहता है, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर देता है तो दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट कॉल उठा लेता। तभी उसे कुछ कहने भी नहीं दिया था इवान और बस अपना ऑर्डर दे देता है, जल्दी मुझे रेहान के मुंबई वाले कंपनी का एक्यूरेट लोकेशन सेंड करो। इवान मुंबई कई बार आया था पर उसे कोई भी जगह अच्छे से पता नहीं था, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को एक्यूरेट लोकेशन सेंड करने के लिए कहता है ताकि वह कहीं भटक ना जाए।
दूसरी तरफ आयशा अपने कमरे में बैठी अब भी ध्रुव का नंबर ही ट्राई किए जा रही थी। जब एक बार भी कॉल नहीं लगा तो उसकी आंखों से आंसू का रेत बाहर आने लगा और वह रोते हुए ही कहती है, ध्रुव तुम बहुत बुरे हो, तुमने तो कहा था मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, फिर अब क्या हुआ है? क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो? तुमसे हॉस्पिटल भी मिलने गई पर वहां भी तुम नहीं हो, कल से अपने घर भी गए तो हो कहा तुम? खुद से ही सवाल करते हुए आयशा रोने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और आयशा बस रोई जा रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है तो वो रोते हुए ही कहती है, जो भी है यहाँ से जाओ। जब आयशा ये बात कहती है तो बाहर खड़ी सर्वेंट झट से कहती है, मैडम आपके लिए ध्रुव सर का पार्सल आया है। जब सर्वेंट ये बात कहती है तो आयशा अपने आंसू पोंछ झट से बेड से नीचे उतर तेज कदमों के साथ दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल देती है। तभी दरवाजे के पास खड़ी सर्वेंट आयशा को देख पार्सल आयशा के तरफ बढ़ा देती है तो आयशा झट से उस पार्सल को ले लेती है और सर्वेंट को जाने का कह दरवाजा बंद कर अंदर आ बेड के पास जाते हुए ही पार्सल खोलते हुए जाती है। फिर बेड पर बैठ पार्सल में आए लेटर को खोल पढ़ना शुरू करती है। मेरी जान, मैंने सबसे गलत किया है तो तुम्हारे साथ किया है। मुझे आज तक कभी प्यार नहीं हुआ जान, तुम्हें छोड़कर। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। हाँ मुझे याद है मैंने कहा था मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, पर आज छोड़ रहा हूँ। लव यू जान, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। प्लीज़ अपने ज़िंदगी में अच्छे लड़के के साथ आगे बढ़ जाना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ पर एक अच्छा लड़का नहीं हूँ और ना ही कभी बन सकता हूँ, क्योंकि भले मुझे तुमसे कितना भी प्यार हो जाए मैं अपना लत छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत खास हो पर मैं सिर्फ एक से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता हूँ और मुझे पता है तुम ऐसे लड़के के साथ रहना नहीं चाहोगी। सॉरी। ध्रुव ने लेटर में ये सब इसलिए लिखा था ताकि उसके दूर जाने का रीजन वो कभी ऋतिक को ना समझे और अपने भाई से कभी नफरत ना करे। जब आयशा ने लेटर पढ़ लिया तो उसके आंखों से बहता आंसू तेज हो गया और वह रोते हुए ही खुद में कहती है, क्यों दिया मुझे ऐसा धोखा? मैंने तुमसे कितना प्यार किया और मुझे लगा तुम मेरे प्यार में खुद को बदल लोगे, पर अपने आप को बदलने की जगह मेरे प्यार को ठुकरा दिए। इतना कहते हुए वो लेटर को मचोड़ कर जमीन पर फेंक बेड पर अपने चेहरे को तकिए में दबाकर लेट फुट फिर कर रोना शुरू कर दी। वही ऋतिक अपनी बहन की हालत को देखने के लिए अपने मेंशन के लिए निकल चुका था। वही दूसरी तरफ एड्रेस मिलने के बाद इवान रेहान की कंपनी पहुंच गया। कंपनी पहुंचने के बाद कैब से उतर वो कंपनी के अंदर जाने लगा। अंदर जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट के पास जा अपने बारे में बताया तो वो झट से कहती है, सर रेहान सर अपने केबिन में हैं, मैं उन्हें आपके आने का इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जब इवान रिसेप्शनिस्ट का ये बात सुनता है तो वो झट से हो कहता है, मुझे रेहान से नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट कबीर से मिलना है। क्या आप मुझे उसका केबिन कहाँ है बता सकते हैं? ये बात सुन असिस्टेंट हैरान थी। कोई भी इन्वेस्ट पार्टनर कंपनी बॉस से मिलने आते हैं पर ये बॉस से नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट से मिलने आया है, ये बात उसे हजम नहीं हो रहा था। रिसेप्शनिस्ट एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, सर आप लास्ट सेकंड फ्लोर में जा सीधा चले जाए, आपको उनका केबिन मिल जाएगा। रिसेप्शनिस्ट के इस बात को सुन इवान इतनी जल्दी में था कि थैंक यू भी नहीं बोला और बस निकल गया। कुछ ही वक्त के बाद वो एलिवेटर के पास पहुंच जाता है। फिर अंदर जाने के लिए वो रेड बटन दबाता जिससे एलिवेटर का दरवाजा खुल जाता है। फिर वह एलिवेटर के अंदर चला जाता, उसके अंदर जाते ही दरवाजा लॉक हो जाता है और वह लास्ट सेकंड फ्लोर नंबर दबा देता है। कुछ ही वक्त में एलिवेटर ऊपर जा रुक जाता, फिर दरवाजा खुल जाता है तो इवान एलिवेटर से बाहर निकल अपने तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने नज़र को केबिन के बोर्ड में टिकाए रहता है। फिर जैसे ही उसे कबीर का पूरा नाम कबीर मेहरा दिखता है तो वो उसके पूरे नाम को पढ़ता है और नाम पढ़ते ही इवान की होंठों पर हल्की मुस्कान टिक जाती है। फिर वह एक लंबी सांस भरते हुए केबिन का दरवाजा नॉक करता है तो अंदर बैठा कबीर अपने बॉस रेहान का ऑर्डर पूरा कर रहा था। वो इस वक्त ध्रुव का पता लगा रहा था। जैसे ही केबिन का डोर नॉक हुआ तो ध्रुव के आखिरी लोकेशन को ट्रैक कर पूरा डिटेल प्रिंट करते हुए ही वो इजाज़त दे दिया, आ जाओ। वह इतना कहते हुए सारे डिटेल को प्रिंट करने के बाद अच्छे से अरेंज कर ही रहा था कि तभी कैबिन का दरवाजा खुला और इवान को अंदर आते देख वो हैरान था। वो सारे पेपर को एक जगह रखने के बाद इवान की तरफ ही हैरानी से देखने लगा। तभी इवान भी उसके पास आ बिना उसका इजाज़त लिए चेयर पर जा बैठते हुए कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तो बस तुमसे पूछना चाहता था मेरा भाई धीर कहाँ रहता है। इवान के कहे बातों को सुनते ही कबीर के होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वह आराम से चेयर के बैक में टेक अपने हाथ को चेयर स्टैंड पर रख अपने होंठों के पास अपने हाथ को ले जा अंगूठी से सेडिक्टिवली अपने होंठों पर फेरते हुए कहता है, तुम मेरे पास अपने भाई के बारे में पूछने आए हो कि वो यहाँ कहाँ रहता है? इंटरेस्टिंग। अपने कहे
इस बात पर जब धीर कबीर के बोलने पर गौर फरमाया तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। तभी अपने बात को मैनेज करने के लिए इवान झट से कहता है, वो बात ये है कि मैं न्यू फ़ोन लिया हूँ तो मेरे फ़ोन से सारा कॉन्टैक्ट डिलीट हो गया और मैं दादाजी से नंबर ले सकता था, पर इतना कहते हुए इवान शांत हो गया तो अपने शैतानी मुस्कान के साथ कबीर मुस्कुराते हुए इवान की तरफ देख सवाल करता है, पर क्या इस वक्त इवान का दिल कर रहा था वो कबीर का जान ले। एक तो वो उससे मिलने के लिए दिल्ली से मुंबई आया, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी वो कबीर के पास आया, पर उसके इतने मेहनत का फल है क्या मिल रहा है, ये कि उसे अपने मेहनत का जवाब देना पड़ रहा, ऊपर से झूठा। वो एक गहरी सांस भरते हुए जवाब देता है, दादाजी मिस्टर अग्निहोत्री के साथ नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत व्यस्त है तो मैं। वो बोले जा रहा था वही इवान का ये बात को, मिस्टर अग्निहोत्री के साथ उसके दादाजी व्यस्त है। ये सुन बाकी के बातों को बिना सुने कबीर उसे सवाल करता है, मिस्टर अग्निहोत्री कौन, पूरा नाम बताना। ये बात सुन वह झट से बता दिया, मिस्टर अमर अग्निहोत्री। शायद वो रेहान के नाना जी है, राइट। इवान का ये बात सुनते ही कबीर ने बस हाँ कह दिया, फिर उससे कहता है, धीर का फ़ोन नंबर मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम खुद ही उससे पूछ लो वो कहाँ रहता है। कबीर को पता तो था धीर यानी सान उसके बॉस के साथ ही रहता है, पर वो बता तो सकता नहीं था। वही ये बात सुनने के बाद इवान अपना सड़ा सा मुंह बनाए हुए अपने मन में ही कहता है, अब मुझे उससे बात भी करना होगा। वो अपने में ये कहता ही है कि तभी कबीर सान का मोबाइल नंबर बताता है, 929 तारांकन 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 81। नंबर सुनने के बाद इवान झट से डायल कर देता है, पर उसके फ़ोन में तो अक्रेडी था ही, पर फिर भी वो सेव करने नाटक करने के बाद कबीर की तरफ देखने लगता है। तभी कबीर कहता है, नंबर मिल गया ना, अब तुम्हें कुछ और चाहिए क्या। कबीर ने जब ये कहा तो इवान को समझ आ गया था वो ऐसा कह क्यों रहा है, तो वो अपने उदासी से भरे धीमे आवाज में ही कहता है, नहीं और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद वह खड़ा हो जाता है। आज उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर गुस्से से ज्यादा उदासी भर गया था, जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहा है उसे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये देख देख कर इवान को अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा था। इवान को ऐसे उदासी से उठ जाते हुए देख कबीर खड़ा हो अपने तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। फिर जैसे ही इवान केबिन के दरवाजे को खोलने वाला था, कबीर उसके हाथ को पकड़ डोर को लॉक कर उसे दरवाजे से टिका अपने हाथ उसके गर्दन के पास ले गया। कबीर के छूते ही इवान की आंखें बंद हो गई, तभी उसके बंद आंखों को देखते हुए उसका नजर इवान के होंठों पर चला गया। इवान का होंठ लड़कियों की तरह पिंक था, पर साइड में कालापन आ चुका था, जिसे देख साफ समझ आ रहा था कबीर को कि इवान को सिगरेट का लत है। पर फिर भी इवान का होंठ उसे बहुत रसीला नजर आ रहा था। उसके रसीले होंठों को देखते हुए उसके होंठों के बेहद करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, तुम्हारे गर्दन में कुछ लगा था। कबीर के इस बात को सुन इवान अपने आंखों को धीरे से खोल दिया। तभी उसने जब कबीर को अपने इतने करीब पाया तो उसकी धड़कने उसके बस में नहीं रहा। वो अपने धड़कते धड़कनों के साथ कबीर के आंखों में देखने लगा। तभी कबीर अपने हाथ को उसके सीने के पास ले जा रखते हुए सवाल करता है, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई है। कबीर के सवाल का इवान क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बस अभी कहीं दूर भाग जाना चाहता था इन नजरों से, ताकि वो इन नजरों के देखते हुए बेहक ना जाए। वही पता नहीं क्या खुमार कबीर के दिल में भी उमड़ने लगा था। वो उसके पिंक होंठों के तरफ बढ़ते हुए उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया और बस उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। वही कबीर के ऐसे चूमने से इवान की आंखें बंद हो गई थी और वह कबीर के किस में पूरे तरीके से डूब चुका था। कुछ देर तक उसके होंठों को चूमने के बाद कबीर उससे दूर हो गया और अपने होंठों में लगे इवान के सलाइवे को अपने अंगूठे से पूछते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें किस करके मुझे इतना बुरा लगेगा। इवान इस किस के बाद जो सोच रहा था कि उन दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनने वाला है, वो कबीर के इस बात को सुनते ही टूट चुका था और उसके चेहरे पर गुस्सा भर गया था। वो अपने हाथ का मुट्ठी बांध कबीर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतने बुरे हो। इतना कहने के बाद वो केबिन से बाहर निकल भागते हुए एलिवेटर के अंदर चला गया और उसके आंखों से आंसू का रेत निकलने लगा। वही कबीर अब तक वही खड़ा था। इवान के जाते ही वो अपने होंठों को छूते हुए कहता है, सॉरी झूठ बोलने के लिए, पर मैंने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा है। खुद से इतना कहने के बाद वो अपने चेयर पर जा बैठ गया। वही एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर पर जा रुका तो इवान अपने आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए एलिवेटर से बाहर निकल खुद में ही कहता है, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा कबीर मेहरा। फिर वो अपने लिए कैब कर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सनाया अपने फ़ोन पर बातें करते हुए बाहर अपने कार के पास जा
अपने कार के की से कार अनलॉक कर कार के अंदर जा बैठती है, फिर कॉल कर अपने फ़ोन को पैकेट के अंदर रख कार स्टार्ट कर देती है। फिर जैसे ही बिल्डिंग के गेट से वो बाहर निकलती है तो देखती है जानवी रास्ते में खड़ी है। उसे देख साफ पता चल रहा था वह ऑटो आने का इंतजार कर रही है। तभी सनाया अपनी कार को उसके पास रोक देती है। वही अचानक से कार को अपने पास रोकता पा जानवी हैरान हो जाती है। तभी सनाया अपने कार के विंडो को नीचे कर जानवी की तरफ देखती है। वही सनाया को देख जानवी की नज़रें झट से नीचे हो जाती है। तभी उसके नज़रों को इतनी जल्दी नीचे होता देख सनाया के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सनाया का ये बात सुनते ही जानवी अपनी नज़रों को ऊपर कर सनाया की तरफ देखते हुए कहती है, नो मैम, मैं खुद से चली जाऊंगी। जानवी के इस बात को सुनते ही अपने होंठ में पहने घड़ी पर सनाया टाइम देखते हुए कहती है, जानवी इस तरफ रात के 9 बजे कोई ऑटो नहीं आता है, फिर भी तुम मेरे साथ न जाओ, ऑटो का ही इंतजार करना चाहती हो तो ठीक है। इतना कहने के बाद सनाया अपने कार को स्टार्ट करने ही जा रही थी कि तभी जानवी कार डोर खोलने लगी पर उससे खुल नहीं रहा था। तो सनाया अपने होंठ को दूसरे तरफ बढ़ा कार के डोर लॉक को खोल दी और जानवी की तरफ मुस्कुरा कर देखी तो जानवी बिना सनाया के चेहरे को देखते हुए कार के अंदर जा बैठी। फिर कार के दरवाजे को लॉक कर अपना सीट बेल्ट लगाने का जानवी कोशिश करने लगी पर उसे सीट बेल्ट लग ही नहीं रहा था। उसे कोशिश करता देख सनाया के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर वो अपने सीट बेल्ट को खोल जानवी की तरफ जा उसके बेहद करीब गई तो जानवी का धड़कन तेज हो गया। वही उसके तेज धड़कनों को महसूस करते हुए सनाया उसके आंखों में देखते ही सीट बेल्ट लगाने लग जाती है। पर उसके इतने करीब आते ही सनाया को अपने शरीर में एक अलग सी बेचैनी महसूस होने लग जाता है और सीट बेल्ट लगाते हुए वो उसके शरीर से आ रहे खुशबू में डूबते हुए ही उसके गर्दन पर अपने होंठों को लगाने ही वाली होती है। तभी वो अपने होश में आ सीट बेल्ट लगा झट से उससे दूर हो जाती है। वही सनाया के दूर होते ही जानवी की बढ़ती धड़कनें भी बस में आ जाती है और वो अपने आंखों को धीरे से खोल सनाया के तरफ देखती है। वही सनाया कार को स्टार्ट कर जानवी को अपने तरफ देखती पा एक दो बार गहरी सांसें लेती है, फिर अपने बढ़ते जज्बातों पर काबू करते हुए कार चलाते हुए ही सवाल करती है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सनाया के अचानक ऐसे सवाल को सुन जानवी हैरानी से उसे देखने लगती है। वही सनाया को अपने आप पर गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में ही कहती है, क्या कर रही है सनाया, काम डाउन बेबी। अपने मन में खुद से इतना कहने के बाद सनाया झट से कहती है, सॉरी, मैंने शायद पर्सनल क्वेश्चन कर दिया। वो क्या है ना, मैं जिससे बात करती हूँ उससे बहुत जल्दी अटैच हो जाती और बात करते वक्त कुछ सोचती नहीं। सनाया एक्सप्लेनेशन दे ही रही थी कि तभी जानवी कहती है, बॉयफ्रेंड नहीं है पर मैं किसी को पसंद करती हूँ। जानवी के इस बात को सुनते ही सनाया के चेहरे पर उदासी छा जाता है। वो आगे कुछ ना कहते हुए बस कार ड्राइव करने में फोकस करती है और जानवी उसके बाद बस अपने एनजीओ का रास्ता उसे बताती रहती है। कुछ ही वक्त में उसका एनजीओ आ चुका था। सनाया कार रोक देती है। तभी जानवी सनाया की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मैम। जानवी ने जब थैंक यू कहा तो सनाया उसके तरफ देख बस मुस्कुरा देती है। वही जानवी भी मुस्कुराते हुए उसे देखती फिर कार के दरवाजे को खोल कार से बाहर निकल जाती है। कार से बाहर निकलने के बाद दरवाजा बंद करने से पहले बाएं में हाथ हिलती है तो सनाया भी बस मुस्कुराते हुए हाथ हिला देती है। वही बाय करने के बाद कार डोर लॉक कर जानवी एनजीओ के अंदर जाने लगती है। वही उसे अंदर जाते हुए सनाया देख अपने धीमे आवाज में कहती है, पहली बार किसी से मिलकर ऐसा लगा है जैसे मुझे जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया है मुझे। इतना कहने के बाद एक गहरी सांस भरते हुए वो कार स्टार्ट कर दी। वही दूसरी तरफ ऋतिक अपने मेंशन अपने बहन को देखने गया पर जब उसके रूम के दरवाजे के पास वो दरवाजा नॉक कर रहा था तो आयशा उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। आयशा के ऐसे जवाब न देने की वजह से ऋतिक को बहुत टेंशन होने लगा। वो चिल्लाकर सर्वेंट से कहता है, कोई स्पेयर की लेकर आओ। ऋतिक का आवाज सुन सामने जो भी सर्वेंट था वो भागते हुए आयशा के रूम का दूसरा चाबी लेने के लिए चला गया। कुछ ही मिनटों में सर्वेंट रूम का दूसरा चाबी ले आया तो ऋतिक उसके हाथ से चाबी ले रूम का दरवाजा खोल दिया। पर जब वो रूम के अंदर का नज़ारा देखा तो हैरान ही रह गया। कमरे के अंदर आयशा अपने कान में हेडफोन लगा पहली की तरह अपने आंखों को बंद कर बेड पर अपने पैर थिरकाए जा रही थी। ये नज़ारा देखते हुए ऋतिक सर्वेंट के तरफ वहां से जाने का बस इशारा कर कमरे के अंदर जा आयशा के हाथ को पकड़ लेता तो आयशा रुक अपने आंखों को खोलती है। जब वो अपने भाई को देखती है तो अपने कान से हेडफोन हटा उसके भाई के गले से लग कहती है, भैया कल राखी है, राखी के बाद मुझे लंदन जाना है, मेरा पढ़ाई बहुत वेस्ट हो रहा है। अचानक से आयशा का लंदन जाने का बात सुन ऋतिक हैरान था क्योंकि वो जब भी इंडिया आती थी उसे जबरदस्ती लंदन भेजना पड़ता था। आज वो खुद से जाने का बात कर रही थी तो ऋतिक को कुछ ठीक नहीं लगा। वो झट से आयशा को खुद से दूर कर उसके चेहरे को देखा। आयशा के आंखों को देखते ही ऋतिक समझ गया था उसकी बहन आज बहुत रोई है।
तभी ऋतिक उसके गाल पर अपने हाथ को रख प्यार से सवाल करता है, क्या हुआ आयशा, तुम रो रही थी क्या? ऋतिक के सवाल पर आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, आयशा रोएगी, ऐसा आपको लगता है भैया? आयशा तो रुलाती है, रोती नहीं। अपनी बहन की बातों को सुन ऋतिक कुछ कहने ही जा रहा था पर वो रुक गया और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ अब जल्दी से नीचे आ जाओ डिनर करने के लिए। अपने भाई का ये बात सुन आयशा झट से कहती है, ओके भैया। आयशा अपना रूम ठीक करके झट से आती है। आयशा की बातों को सुन ऋतिक अपना हाथ पीछे कर कमरे से बाहर जाने लगा। तभी आते वक्त ही जो पेपर ऋतिक को दिखा था उसे जाते वक्त फिर देख रुक गया और फिर अपने चेहरे को पीछे की तरफ कर अपनी बहन की तरफ देखा। जब उसने देखा उसकी बहन अपने रूम को क्लीन करने में बिजी है तो वो झट से उस पेपर को उठा लिया फिर कमरे से बाहर जाने लगा। कुछ ही मिनटों में वो अपने बहन के रूम से अपने रूम पहुंच गया। फिर इस लेटर को खोल पढ़ने लगा। जब उसने एक एक शब्द ध्रुव का लिखा पढ़ा तो उस लेटर को अपने ड्रॉर के अंदर रखते हुए कहता है, ध्रुव तुमने ये सब सिर्फ इसलिए लिखा ना ताकि आयशा मुझसे नाराज ना हो जाए। इतना कहने के बाद एक गहरी सांस भरते हुए अपने आगे आए बाल को परेशानी से पीछे करते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो और एक मैं हूँ। ये कहने के बाद वो शांत हो गया और उदासी से अपने बेड पर जा बैठ सोचने लगा, वो कैसे ध्रुव को ढूंढे और कैसे उससे माफी मांग अपनी बहन को उसका प्यार लौटा दे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। तो वो अपने जेब से फोन निकाल रेहान का कॉल आता देख कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो। ऋतिक के उदासी से भरे आवाज को सुन रेहान कहता है, ऋतिक उदास होने से ध्रुव नहीं मिल जाएगा, हमें उसे ढूंढना होगा। रेहान की बातों को सुन ऋतिक कहता है, हाँ। ऋतिक का ये सुनने के बाद रेहान को ध्रुव से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो सब ऋतिक से भी शेयर कर देता है। तभी सारा बात सुनने के बाद ऋतिक कहता है, मतलब ध्रुव या तो अमेरिका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। ऋतिक की सवाल भरे बातों को सुनते हुए ही रेहान कहता है, हाँ पर अभी भी कंफर्म नहीं हूँ। जब रेहान ये कहता है तो ऋतिक झट से कह पड़ता, ठीक है मैं पहले अमेरिका उसे ढूंढने चला जाता हूँ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऋतिक के इस बात को सुन रेहान कहता है, ऋतिक दोनों कंट्री बहुत बड़ा है तो मैं इसे कैसे ढूंढोगे, कुछ और सोचना होगा। रेहान ने ये बात तो सही कहा था, वो कंट्री बहुत बड़ा है। एक एक्यूरेट स्मॉल सिटी पता होता तो इजीली ढूंढा जा सकता था, पर ऐसे ढूंढना मुश्किल है। दोनों इस बारे में सोचते हुए डिस्कशन कर रहे थे। ऐसे ही रास्ता पार होने लगा और रेहान का मेंशन आ गया। जैसे ही कार मेंशन के पास रुका तो रेहान ऋतिक से कहता है, ऋतिक मैं तुझसे कल बात करता हूँ। ये सुन ऋतिक ने ठीक है कह दिया, फिर कॉल कट हो गया। वही गार्ड कार डोर खोल दिया था तो रेहान कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगा। जब वो मेंशन के अंदर गया तो देखा शांत, सोनाली, अगस्त्य तीनों बहुत अच्छे मूड में है और मुस्कुराए हुए बातें किए जा रहे थे। वो लोग उन लोगों के इतने अच्छे मूड को रेहान बिगाड़ नहीं सकता था। ऊपर से शान अभी अभी तो थोड़ा रिकवर होना शुरू हुआ था, ये बता उसे टेंशन नहीं दे सकता था रेहान, इसलिए वो अपने होंठों पर झूठी मुस्कान ला सभी के पास जाने लगा। वही रेहान को आता देख तीनों भी उसकी तरफ ही मुस्कुराते हुए देखने लगे। तभी रेहान तीनों के पास जा शान की तरफ गया तो सोनाली जो शान के साथ बैठी थी वो खड़ी हो अगस्त्य के बगल में बैठने चली गई। वही रेहान शान के पास आ बैठ गया। रेहान को अपने पास बैठता पा शान उसे मुस्कुराता हुआ देखने लगा। वही सोनाली कहीं और जा बैठ सकती थी पर वो अगस्त्य के पास आ बैठी। ये देख अगस्त्य को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा सोनाली के हाथ में रख अपने उंगलियों को सोनाली की उंगली में फंसाने लगा तो सोनाली अगस्त्य के ऐसा करने से उसे ही देखने लगी। तभी शान कहता है, हम लोग खेल रहे थे ना, अब रेहान आया है तो सभी रेहान से क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही शान ने कहा तो सोनाली अपने हाथ को अगस्त्य के हाथ से दूर कर दी। वही रेहान पूछ पड़ा, पर ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, पहले मुझे गेम तो बताओ। जब रेहान ने ये सवाल किया तो सोनाली मुस्कुराते हुए कहती है, रेहान जी कोई रूल्स नहीं है, हम बस एक एक टर्न कर क्वेश्चन कर रहे हैं। सोनाली ने जब ये कहा तो रेहान कहता है, ऐसे मजा नहीं आएगा, अगर सवाल जवाब का हो खेल खेलना है तो वर्ड्स गेम खेलते हैं। लाइक एक वर्ड का पूरा सेंटेंस बनाना है, वो सेंटेंस नहीं बना पाएगा उसे हम क्वेश्चन करेंगे। रेहान का गेम बहुत इंटरेस्टिंग था तो शान झट से कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इतना कहा ही था कि उसका छोटा सा पेट भूख के कारण गुडगुड करने लगा तो उसके चेहरे पर एम्बेरसमेंट छा गया। तभी सोनाली कहती है, गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है पर अभी हम लोगों को डिनर करना चाहिए। सोनाली के इस बात को सुनते ही शान कहता है, हम लोग डिनर करते हुए भी तो खेल सकते हैं ना। ये आइडिया भी अच्छा था। अगस्त्य भी कुछ वक्त पहले ही आया था, अब तक उसने भी अपने कपड़े को नहीं बदला था तो सोनाली कहती है, अगस्त्य रेहान आप दोनों फ्रेश होकर आ जाए, तब तक मैं खाना गर्म कर देती हूँ।
सोनाली का ये बात सुन दोनों उठ फ्रेश होने के लिए जाने लगे। वहीं सोनाली के साथ सान भी किचन जाने लगा। वही अगस्त्य और रेहान सीढ़ी के पास आए थे तो अगस्त्य रेहान के चेहरे को देख सवाल करता है, कोई बात है क्या रेहान? अगस्त्य रेहान दोनों का बचपन से बनता नहीं था, पर दोनों वो एक दूसरे का फेशियल एक्सप्रेशन देख समझ जरूर जाते थे। रेहान अगस्त्य की तरफ देख उससे भी बस यही हो कह देता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। जब रेहान ये कहता है तो अगस्त्य झट से कहता है, तुम्हें किस पर शक है? तुमने ये नहीं बताया तो मैं तुमसे पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मुझ पर अब तक पूरा भरोसा नहीं हुआ है, पर तुम ये तो बता ही सकते हो तुम्हें कौन सा बात परेशान कर रहा है। अगस्त्य की बातों में रेहान को आज अपना पंसा लग रहा था। एक गहरी सांस भरते हुए रेहान कहता है, ध्रुव कहीं चला गया है? रेहान का ये बात सुन अगस्त्य झट से सवाल करता है, कहाँ? अगस्त्य के सवाल पर अपने रूम के डायरेक्शन की तरफ मुड़ते हुए रेहान कहता है, पता नहीं। इतना कहने के बाद वो अपने कमरे में जाने लगा। वही अगस्त्य को इतना समझ तो आ गया था, ऋतिक के नाराज होने की वजह से शायद ध्रुव गया होगा, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले अचानक से ऐसे दुश्मन कैसे बन गए। वो एक गहरी सांस भरते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। कुछ वक्त के बाद दोनों ही फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल के पास आ चुका था। दोनों डाइनिंग टेबल पर आ बैठ गए। वही सान पहले से ही बैठा था। वही सोनाली भी सर्वेंट के साथ खाना लेकर आ गई और सभी के लिए प्लेट लगाने ही जा रही थी। तभी रेहान कहता है, सोनाली तुम्हें ये सब करने का जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। रेहान के बातों को सुन सोनाली मुस्कुराते हुए कहती है, रेहान जी मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। इतना कहने के बाद खाना लगाते हुए दरवाजे की तरफ सोनाली देखने लगी तो अगस्त्य उसे दरवाजे की तरफ देखता पा। अगस्त्य सवाल करते हुए ही कहता है, दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? अंश आने वाला है क्या? अंश आने वाला होता था तभी लेट हो जाने पर भी सोनाली का ध्यान दरवाजे पर टिका रहता था। अगस्त्य की बातों को सुन सोनाली हाँ कह दी। तभी सान कहता है, सोनाली तू अंश को कॉल कर पूछ ले। सान इतना बोला था कि अंश दरवाजे से अंदर आते सोनाली को दिखा तो उसके चेहरे से परेशानी गायब हो मुस्कान में बदल गया। सोनाली के चेहरे पर आए मुस्कान को देख तीनों भी दरवाजे की तरफ देखे। तभी सोनाली तीनों का खाना लगा दी। तब तक उसका भाई भी वहां आ चुका था। सोनाली का भाई जैसे ही वहां आया तो अपने भाई को देख सोनाली कहती है, जा हाथ धोकर आजा। इतना कहने के बाद सोनाली उसे रास्ता दिखा दी तो वो हाथ मुंह धोने के लिए चला गया तो सोनाली बैठ गई पर अपना खाना अब तक नहीं लगाई। तो रेहान, अगस्त्य, सान तीनों ने भी खाना खाना शुरू नहीं किया। कुछ ही वक्त में अंशा सोनाली के बगल में जा बैठ गया। जैसे ही वो आया सोनाली ने उसके लिए भी खाना लगा अपने लिए भी लगाने लगी। तभी सान कहता है, अब गेम शुरू करे। सान ने जब ये सवाल किया तो अंश सवाल करता है, कौन सा गेम? तभी सान कहता है, एक वर्ड मिलेगा उससे मूवी का नाम बताना है। सान के इस बात को सुन रेहान, अगस्त्य दोनों सान की तरफ देखते हुए एक साथ कहता है, सेंटेंस बनाना था ना? सेंटेंस बनाना था ना? दोनों ने जब ये सवाल किया तो अपने होंठों पर जवानी मुस्कान के साथ सान कहता है, सेंटेंस बनाना ऐसी होगा। ऐसे जल्दी कोई हारेगा नहीं और कोई हारेगा नहीं तो सवाल किससे करेंगे? सान के बातों में पॉइंट जरूर था पर इस गेम में वोट सिर्फ रेहान और अगस्त्य का लगने वाला था। पर अब बात तो दोनों को मानना ही था। गेम शुरू हो गया तो अंश छत से कहता है, पहले मैं दूं। अंश ने जब ये कहा तो सान कहता है, ओके अंश तुम रेहान को दो, रेहान सोनाली को देंगे और सोनाली अगस्त्य भैया और भैया मुझे। सान ने जब ये कहा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था अंश को छोड़कर, क्योंकि उसे लगा वो अपने बहन के पास बैठा है तो उसे देना होगा और उसे देना अंश के लिए कंफर्ट जोन था। पर रेहान को देना उसके जान पर बात आने के बराबर था। अंश को डरा देख सान उसके हालत को देख उसके हालत पर मुस्कुराते हुए कहता है, अंश अब दो भी। सान का ये बात सुन वो अपने डरे नजरों से रेहान की तरफ देखा। रेहान भी उसे अपने खा जाने वाले नज़र से देख रहा था। उसका नज़र साफ ये जाहिर कर रहा था कि अगर कोई इसी वर्ड नहीं दिए तो खाने के साथ वो उसे भी खा जाएगा। ऐसे डरवाने नज़र को देख वो अपने गले का पानी गटकते हुए कहता है, प्यार। ये शब्द सुन रेहान अपने मन में ही कहता है, प्यार से मुझे सिर्फ सान का नाम याद आता है। रेहान अपने मन में ये कह रहा था। वही अंश इतना इसी दिया तो सान उससे घूर कर देखा तो अंश अपना बेचारा वाला मासूम शकल बना दिया। अब उसके मासूम शकल को देख सान क्या कहता वो इतना ही कह दिया, नेक्स्ट टर्न में मैं रेहान से पूछूंगा और अंश मुझसे। सान के इस बात पर रेहान जो अब भी सोच रहा था वो झट से कहता है, अपना मुंह बंद करो और मुझे सोचने दो। रेहान ने जब ये कहा तो सान उसे घूरते हुए कहता है, इतने सिंपल वर्ड से भी आपको सोचना पड़ रहा है, हद हो आप। सान का ये बात सुन रेहान अपना सड़ा सा मुंह बना सान को देखा, फिर उसके दिमाग में एक नाम आया तो झट से कहता है, प्यार का पंचनामा।
जब रेहान ने जवाब दे दिया तो फिर सोनाली रेहान के तरफ देखने लगी तो ज़्यादा ना सोचते हुए उसे मूवी का नाम पता हो या ना हो वो वर्ड दे दिया, गली। रेहान का वर्ड सुन सोनाली मुस्कुराते हुए कहती है, नागिन घूमे गली गली। सोनाली के जब ये मूवी का नाम कहा तो अगस्त्य रेहान साथ ही कहता है, ऐसा कोई मूवी का नाम होता है भला, ऐसा कोई मूवी का नाम होता है भला। दोनों ने जब ये बात कहा तो सोनाली, सान, अंश तीनों ने साथ ही कहा होता है। तीनों ने जब एक साथ ये कहा तो अब कैसे वो दोनों मान नहीं सकते थे। अब सोनाली का बारी था। सोनाली के होंठों पर शैतानी मुस्कान छा गया था। वो अपने पति परमेश्वर को अच्छा खासा वर्ड दी, लास। ये वर्ड सुनते ही अगस्त्य सोच में खो गया, पर कितना भी सोच ले उसके दिमाग में घुसने वाला था नहीं। कुछ देर तक सोचने के बाद अगस्त्य सोनाली की तरफ अपने मासूम से नजरों से देखता है। ये पहली बार सोनाली देखी थी अगस्त्य का मासूम चेहरा, पर फिर भी सोनाली पिघली नहीं बल्कि अपने शैतानी मुस्कान के साथ अगस्त्य को देखी तो अगस्त्य अपना सड़ा सा मुंह बना कहता है, हार गया मैं तो। ये सुन सभी मुस्कुराने लगे। फिर सोनाली कहती है, आप तीनों में से कोई पूछिए। ये सुन अंश का बोलती ही बंद हो जाता है, वो तो पूछता नहीं और रेहान का ही पूछे तो सान सवाल करता है, भैया आपको रेहान में क्या अच्छा नहीं लगता है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। अगस्त्य के होंठों पर मुस्कान छा गया। वही रेहान सान को घूर कर देखा, पर सान को थोड़ी कोई फर्क पड़ता, वो तो रेहान का बुराई सुनने के लिए उतावला था। अगस्त्य मुस्कुराते हुए ही कहता है, रेहान का ये समझना कि उसके अलावा कोई है ही नहीं, उसका एटीट्यूड और आसमान चढ़ता ईगो। अगस्त्य ने बुराई करना शुरू किया तो सभी हंसने लगे। वही रेहान का पाउट बन गया था। सभी का डिनर करने हो गया था तो सभी अपना हाथ साफ करने के बाद हॉल में जा बैठ गए। सोनाली, सान, अंश तीनों एक सोफे पर बैठे थे और अगस्त्य रेहान एक साथ। दोनों दुश्मन एक साथ बैठे थे, पर अभी दोनों दुश्मन से ज्यादा एक दूसरे की हालत को समझने वाले दोस्त लग रहे थे। तभी सान कहता है, अब अगस्त्य भैया आपका टर्न, दीजिए वर्ड। क्वेश्चन अगस्त्य से पूछा गया था पर वर्ड तो रेहान का लगा। रेहान अपना मुंह का पाउट बनाए बैठा था। वही अगस्त्य सोचते हुए वर्ड कहता है, छत। ये सुनते ही सान झट से कहता है, जी जाजी छत पर है। सान का जवाब सुन सभी उसे घूर कर देखते हैं तो सान क्यूट का चेहरा बना अपने चमकती आंखों से सभी के तरफ देख कहता है, ये सीरियल है पर क्या हुआ, सीरियल भी टीवी पर देता, मूवी भी टीवी पर देता है। सान का ये बात सुन सोनाली उसका साथ कैसे न दे। वो झट से कहती है, हाँ सान सही कह रहा है। सोनाली का साथ देना लाजमी था और अंश किसी की तरफ नहीं होता, क्योंकि उसे ना अपनी बहन के हाथ बलि का बकरा बनना, ना ही रेहान और अगस्त्य के हाथ हों। तभी अगस्त्य रेहान दोनों ही साथ कहता है, अगर सीरियल का नाम अलाउ है तो इंग्लिश वर्ड देना भी अलाउ होगा। अब सोनाली मना नहीं कर सकती थी, पर सोनाली और सान के लिए ये खटिया खड़ी करने के लिए था। इधर गेम का सिलसिला चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सनाया अपने फार्म हाउस के गार्डन में लगी झूले पर बैठी सिगरेट जला सिगरेट के कस ले रही थी। वही रूम के अंदर इवान खिड़की के पास ही खड़ा था। जब वो सनाया को उदास झूले के पर बैठ सिगरेट पीता हुआ देखा तो वो कमरे के बाहर जा घर से बाहर निकल सनाया के पास जा झूले पर ही बैठ गया और वो भी उदासी से सनाया की तरफ देखने लगा। तो सनाया सिगरेट बुझाते हुए इवान के उतरे चेहरे को देख सवाल करती है, क्या हुआ, तू उदास क्यों है। सनाया का ये सवाल सुन इवान सनाया की तरफ देख कहता है, पहले तू अपने उदासी का रीजन बता। जब इवान ने ये कहा तो सनाया कहती है, बस कोई मिली तो ऐसा लगा जो चाहिए वो मिल गया, पर ऐसा नहीं है, वो किसी और की है। सनाया ने जब ये बताई तो इवान कहता है, तेरा दर्द मेरे से ज्यादा है। इवान का ये बात सुनते ही सनाया उसे कहती है, तेरा क्या दर्द है। सनाया का सवाल सुन इवान उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या मैं तुझे एक बार किस कर सकता हूँ। जब इवान उससे ये कहता है तो सनाया का मुंह सड़ा सा बन जाता और वो उसके सिर पर मारते हुए कहती है, पागल है क्या तू। इवान को बस जानना चाहता था जो एहसास उसे कबीर को किस करते टाइम हुआ था वो एहसास किसी और को किस करते हुए होगा। वो अपने हाथ जोड़ कहता है, एक बार किस करने दे प्लीज, दोस्ती के खातिर। दोस्ती के खातिर ये शब्द सुन उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे अब।